हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 और साथ ही साथ जो आप लोगों की आने वाली 71वीं बीपीएससी है उसके प्रीलिम्स को लेकर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज शाम में मैं आप लोगों के लिए एक मेगा सेशन भी लेने वाला हूं, जिसमें डायरेक्टली हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल है कल आप लोगों के एग्जाम के अंदर में देखने के लिए। ठीक है, आप लोगों से मैं सभी से कहना भी चाहूंगा कि आप लोग भी उस सेशन को जरूर देखिएगा आज शाम में सेशन को, और कल जब पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसके अंदर में आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर में बोला गया है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। अब देखिए यहाँ पर में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग जो है साथ साथ में मेरे साथ साथ में जो है फ्रेंड्स इनको सॉल्व करते चले, कमेंट के अंदर में लिखते चले। ये दोनों तरफ से जो है एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन थे, तो ठीक है आपको पता होना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद जी थे। पहले अध्यक्ष या फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे, तो एक उपाध्यक्ष तो थे, वो थे एच.सी. मुखर्जी। प्लीज ये याद रखना है आप लोगों ने, एच.सी. मुखर्जी। और दूसरे नंबर के जो उपाध्यक्ष थे वो थे वी.टी. कृष्णमाचारी। मतलब दो उपाध्यक्ष थे इसके अंदर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, तो बी और सी यहाँ पर में आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों का सही हुआ था जल्दी से बता देंगे हाथ ऊपर करके। ठीक है, जल्दी जल्दी से। चलिए तो फ्रेंड्स चीजें हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। पहली संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, संविधान सभा का गठन। देखो इसको कंस्टिट्यूट कब किया गया था, पहली बैठक और कंस्टिट्यूट करने में या गठन करने में फर्क है। गठन करने का मतलब होता है नोटिफिकेशन जारी करना उसका कि भाई अब संविधान सभा बन चुकी है। 6 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, इसका गठन। और 9 तारीख को पहली बैठक हुई। 9 तारीख को जब पहली बैठक हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, टेम्पररी अध्यक्ष 2 दिन के लिए। राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सी तारीख थी जिस दिन राजेंद्र प्रसाद जी का चयन हुआ था। ठीक है, तो 11 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि 2 उपाध्यक्ष भी बने। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट देखो, मैं आप लोगों को डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि कल आप लोगों का 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है, पेपर है तो उसमें भी कई सारे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को जो है आपको पूछे जा सकते हैं। वॉइस चेंज हो गई सर आपकी, क्या हुआ है? एक्चुअली मुझे बहुत तेज हेडेक हो रहा है, मैं इसीलिए आपने देखा होगा थोड़ा सा हम लोग लेट भी हो गए। ठीक है, और हल्की सी सर्दी हो गई है। बट अभी क्या है कि कल आपका पेपर है और आज आप लोगों की क्लास भी है रात में। तो मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोगों को पता ही ना हो कि आपकी रात में क्लास है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ये क्लास ले रहे हैं। चलिए कोई नहीं, पहले इधर आते हैं, आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल में। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है फ्रेंड्स, इसके जरिए यहाँ पर में आप लोगों ने याद रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए संविधान सभा का गठन किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आज, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं समझिए इस बात को कि ये क्वेश्चन ही कल आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था भारत के अंदर में, हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर में, मार्च 1946 के अंदर में भारत के अंदर में आया था। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, यही क्वेश्चंस आपको कल देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, मार्च 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, इसी के जरिए भारत के अंदर में संविधान सभा का गठन किया गया था। ओके, चलिए कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, मैं भी देख लेता हूं यहाँ पर में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी लोग। ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे। नाउ देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया माउंट इरेबस न्यूज में था। ठीक है, काफी सारे कारणों से। ठीक है, ऐसा यहाँ पर में जो है ना गोल्ड डस्ट भी निकलते हुए दिखी थी कि गोल्ड डस्ट निकल रही है उसमें से। ठीक है, अब लेकिन अब वो गोल्ड डस्ट को लेने के लिए कौन जाएगा वहां पर में, जिस महाद्वीप में ये है, बता दो कौन से महाद्वीप के अंदर में है, बताइए। माउंट इरेबस, ये उस महाद्वीप का दूसरे नंबर का जो है फ्रेंड्स सबसे ऊंचा पर्वत है, और एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है वहां का। ठीक है, तो ज्वालामुखी उसमें ना बेसिकली आप लोगों को गोल्ड डस्ट निकलते हुए दिखी थी, उसके जो एक्सप्लोजन जो उसमें हो रहा था, एक्सप्लोड जो हो रहा था उसमें से। ठीक है, तो माउंट इरेबस जो है ये आप लोगों को यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका यहाँ पर में नहीं मिलेगा। आपको जो है फ्रेंड्स ये अंटार्कटिका के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर में ABCD आंसर लगा रहे हैं उनका गलत है। आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर में, अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका के अंदर में है, अंटार्कटिका में। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी अबव। मैं आपको मैप के अंदर में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये साउथ अमेरिका के नीचे में, अफ्रीका के नीचे में, इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया के भी इधर साइड में, हमारे पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में और दक्षिण पोल के पास में, ठीक है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ओके, पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स क्या मिलता है, ठीक है, माउंट इरेबस। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर मैं देख सको तो ये है माउंट इरेबस, ये इधर साइड में, ठीक है, यहाँ पर। तो माउंट इरेबस एक सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका के ऊपर में। ओके, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस, तो कहां पर में है? अंटार्कटिका में। डायरेक्टली हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के, माउंट इरेबस कहां पर में। प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग कल के लिए, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज नॉट करेक्ट? बताइए कौन सा वाला यहाँ पर में जो है करेक्टली मैच नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, प्लीज इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में कृष्णा नदी, ठीक है, कौन सी वाली उसकी सहायक नदियों के साथ में, ठीक है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, ठीक है, भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, ठीक है। गोदावरी की बोल रहे हैं मानस, और ब्रह्मपुत्र की तीस्ता। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी मानस नदी के बारे में कभी भी सुना हो, मानस नदी के बारे में, तो मानस नदी नॉर्थ ईस्ट के अंदर में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। मानस नदी यहां पर में आप लोग देखिए, ये मानस नदी ब्रह्मपुत्र के अंदर में आकर मिल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर में, ठीक है। कामेंग नदी, दिबांग, ठीक है, ठीक है, रायदक, यहाँ पर में आप देखोगे, यहाँ पर में जलढाका, ये एक छोटी सी नदी है, और यहाँ पर में आप देखेंगे ये है तीस्ता नदी। ये तीस्ता, तीस्ता जो है ये भी ब्रह्मपुत्र में ही जाकर मिलती है, बांग्लादेश के अंदर में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। जब उसका इन दोनों का संगम होता है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना, ठीक है। लोहित नदी बहुत ही फेमस, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। धनश्री, ठीक है, तो धनश्री जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। तो मानस नदी गोदावरी की नहीं है, किसकी सहायक नदी है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, जल्दी से, ताकि आपको याद हो जाए। 1000 लाइक से हम लोग जो है फ्रेंड्स केवल और केवल यहाँ पर में 50 लाइक दूर है, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। और आज, ठीक है, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज रात में बिहार परीक्षा के ऊपर में आप लोगों का एक सेशन है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने बिहार परीक्षा के बारे में जो है उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। कितने बच्चे जिन्होंने अब तक बिहार परीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है? जैसे टीचिंग परीक्षा के ऊपर में भी आप ये सेशन देख रहे हो, वैसे ही बिहार परीक्षा सेशन चैनल है, ठीक है। अगर ना मिले तो बिहार परीक्षा, जैसे टीचिंग परीक्षा सर्च करते हो गूगल में, आपका यूट्यूब के ऊपर में, वैसे ही आपने यूट्यूब में बिहार परीक्षा सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मानस जो है ये गोदावरी की नहीं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये आप लोगों ने याद रखना था। अब मैं इस क्वेश्चन की मदद से ना आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि धनश्री किसकी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन कल आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर में तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे कामेंग नदी किसकी सहायक नदी है ये पूछ सकता है, तो प्लीज इनको याद रखिए आप लोग। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ओके। चलिए ना आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में, और मैं आपको बता दूं कि ये सारे की सारी चीजें जो है आप लोगों को अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, सुमेलित नहीं है, अलग अलग हम लोग तरीके से पढ़ रहे हैं, ताकि आपको हर एक तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर में देखने के लिए मिल जाए। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, मानस ब्रह्मपुत्र की है, चेनाब नदी सिंधु की है, सोन नदी किसकी है? महानदी की नहीं है, किसकी है? गंगा की है। तो हर एक क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में, उससे पहले आपको बता दूं कि 71वीं बीपीएससी का कंप्लीट रिवीजन जो कि टीआरई 4 में भी काम आएगा आप लोगों को, तो आज जो है आप लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, बिहार परीक्षा चैनल के ऊपर में रात में 8 बजे, ठीक है। नाउ हमारी आकाशगंगा, ठीक है, मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है? ओके, विच इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू अवर गैलेक्सी मंदाकिनी, ठीक है, हमारी गैलेक्सी को मंदाकिनी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए गैलेक्सी क्या होती है, मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझना। ये हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारे ये ग्रह है हमारे, ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम बन गया। ऐसे करीब, ठीक है, 1 लाख सोलर सिस्टम है, लगभग लगभग 1 लाख सोलर सिस्टम हमारे गैलेक्सी के अंदर में।
आप सोचिए कितनी बड़ी हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी। इसके पास में जो सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है दूसरी, ठीक है, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो भी लगभग लगभग उतने ही साइज की है। आप सोचिए कि कितने, ठीक है, कितने ज्यादा, मतलब कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। और ये जो है ये मीडियम साइज की गैलेक्सीज है। ऐसी खरबों खरब गैलेक्सीज जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक है, ओके, मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारी, ठीक है, जिसको मंदाकिनी भी बोलते हैं और मिल्की वे भी बोला जाता है, ठीक है, इसको मिल्की वे गैलेक्सी भी बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, हिंदी में उसको मंदाकिनी बोलते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। और आप लोगों को पता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे के पास में आ रही है। ऐसा अनुमान है कि 400 करोड़ साल बाद, ठीक है, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के तरफ में खींची चली आ रही हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स के सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे की एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, तो मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी मीडियम साइज की है। ऐसे खरबों खरब गैलेक्सीज जो है पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो हमको दिख रहा है ब्रह्मांड उसमें। और ब्रह्मांड कितना बड़ा फैला हुआ है वो भी हमको पता नहीं अभी तक भी। चलिए, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना आप लोगों ने। लिख दो, हमारी गैलेक्सी का नाम लिखेंगे आप लोग जल्दी से सभी लोग। सबसे पास वाली गैलेक्सी का नाम लिखेंगे। और लगभग लगभग कितना है? 4 बिलियन ईयर्स, मतलब कि 400 करोड़ साल का अनुमान लगाया जाता है कि 400 करोड़ साल बाद, ठीक है, ये दोनों गैलेक्सीज आपस में मिलकर एक हो जाएंगी, ठीक है। मिल्कोमेडा उसका नाम पड़ जाएगा। हमारे जो है जो आप लोग यहाँ पर में सीरियस कई सारे बच्चे आंसर जो लगा रहे थे, एक्चुअली में हमारी पृथ्वी से रात के आसमान में सबसे ज्यादा चमकदार तारा कौन सा दिखता है, वो बात अगर आप लोगों से पूछी जाए तो वो है सीरियस। ठीक है, सीरियस जो है फ्रेंड्स, ये आपको हमारे पृथ्वी से चमकदार, हमारे पृथ्वी से, ठीक है, सूरज के अलावा रात के आसमान के अंदर में, ठीक है, सबसे ज्यादा चमकदार जो तारा हमको दिखता है वो है सीरियस, जिसको डॉग स्टार भी बोला जाता है। किस भूमि रूप को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, ये आप बताएंगे, ठीक है। भूमि रूप, कौन सा भूमि रूप है जिसको दुनिया की छत बोलते हैं आप लोग? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, आज रात में फ्रेंड्स आप लोगों की बिहार परीक्षा के ऊपर में क्लास है। हर एक बच्चा बिहार परीक्षा के ऊपर में जरूर जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम जो है सारे लोग टीचिंग परीक्षा के जितने भी लोग हैं, जो पूरा पूरा एक एक पर्सन है, ठीक है, वो एफर्ट्स लेने के लिए तैयार है, ठीक है। इवन आज हेडेक के बावजूद भी मैं अगर आप लोगों की क्लास लेने के तैयार हूं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी पूरी मेहनत से पढ़े, ठीक है। तो तिब्बत का जो पठार है फ्रेंड्स, इसको दुनिया की छत कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ना, ये एक ऐसा पठार का मतलब क्या होता है कि ऊंची उठी हुई भूमि। देखो, मुझे क्या लगता है ना कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे, राधा देन की सिर्फ रट्टा मारने के। पठार का मतलब होता है ऊंची उठी हुई सपाट भूमि, ठीक है। तो ये जो ऊंची उठी हुई सपाट भूमि है, ठीक है, तिब्बत का पठार, ये सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार है हमारे दुनिया का। इसी वजह से इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। कई बार पामीर नॉट जो है यहाँ पर भी, इसको भी दुनिया की छत बोल दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो एक्सेप्टेड जो है वो है तिब्बत का पठार, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, आप लोग यहाँ पर में देख भी सकते हो, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, sciencenews.com के ऊपर में मौजूद है ये। नाउ, निम्नलिखित में से कौन फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति थे? ये भी बता देंगे आप लोग। फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स कि जी हाँ सर, लाइक डन। और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिहार परीक्षा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग जल्दी से आज के आज ही। और सारे बच्चे लाइव देखेंगे आज का सेशन, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इन डिटेल आपको पढ़ाने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो है रिविजन भी करवाता चलूंगा आप लोगों की, ठीक है, उन क्वेश्चंस की, ताकि आपको वही के वही याद हो जाए। तो तारकनाथ दास जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार उन्होंने स्टार्ट किया था। फ्री हिंदुस्तान, एक लिस्ट आपको दे रहा हूँ, प्लीज इसमें इसी में से देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। तारकनाथ दास जो है, ठीक है, 1908 के अंदर में इन्होंने वैंकूवर के अंदर में इसको स्टार्ट किया था। अब हिंदुस्तान टाइम्स जो आप लोग देखते हो, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, ये के.एम. पानीकर ने स्टार्ट किया था, आज भी चलता है ये हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। युगांतर नाम का जो अखबार है, ठीक है, बरिंदर कुमार घोष, ये अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे, ठीक है। द हिंदू, ठीक है, जी.एस. अय्यर, ठीक है, वीरा राघवाचारी, इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके अलावा जो है कॉमरेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली,
हर कोई लिख लेगा जल्दी से। कॉमरेड नाम का अखबार किसने स्टार्ट किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक है। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। इसी के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिंदू पैट्रियट के अंदर में ही नील विद्रोह जो हुआ था ना, उसके बारे में उसको उठाया गया था बड़े तौर पर। ठीक है। तो हिंदू पैट्रियट नाम का जो अखबार था गिरीश चंद्र घोष का, इसने नील विद्रोह 1859 वाला विद्रोह, मैं चंपारण की बात नहीं कर रहा, ठीक है, पहले जो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था ना 1859 के अंदर में, उसकी बात करो, तो उसको बहुत बड़े पैमाने पर उठाया था उसने। ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो आपको दिख रहे हैं ना, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है, अल हिलाल और अल बलग, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के अखबार थे। ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, पूरा का पूरा। नाउ काराकोरम पर्वत श्रृंखला और पीर पंजल पर्वत श्रृंखला जो है, उनके बीच में कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है? ठीक है, कल जाएंगे पीडीएस लेने, ठीक है, कल जाएंगे पीडीएस लेने, ये एक ट्रिक है। ठीक है, क से हो जाता है काराकोरम, फिर यहां पर में एल से हो जाता है लद्दाख श्रेणी, जाएंगे से हो जाता है झांसकर, ठीक है, पीर पंजल, ठीक है, धौलाधर, और ये होता है शिवालिक। ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, ठीक है, पीर पंजल, धौलाधर और शिवालिक। ओके, तो आपको क्या बोला है? काराकोरम और पीर पंजल के बीच में लद्दाख और झांसकर। ठीक है, झांसकर और लद्दाख या लद्दाख झांसकर। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। कितने लोगों को समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है, मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखा देता हूं। कल जाएंगे पीडीएस लेने, इसकी ट्रिक है काराकोरम, ठीक है, लद्दाख और झांसकर, और ये है पीर पंजल श्रृंखला। इन दोनों के बीच में कौन सी श्रृंखला है, ये पूछा था आप लोगों से। अब तो आप लोग डायरेक्टली जोड़िया भी लगा सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर धौलाधर श्रेणी है और फिर शिवालिक श्रेणी है। तो अगर आपसे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर बोल दिया जाए तो आप दोनों तरह से लगा सकते हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरह से आप लोग लगा लोगे इसको। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए, यहां पर मैं अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। ठीक है, मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है, उस लिस्ट को आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। देखो, अंकलेश्वर हो जाए, जामनगर रिफाइनरी हो जाए, आप लोगों से नायरा एनर्जी रिफाइनरी हो जाए, ठीक है, ये सब आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी? गुजरात के अंदर में। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है ना, ये गुजरात के अंदर में लोकेटेड है। ये बीपीएससी टीआरई 2 में आया हुआ है। हो सकता है आप लोगों को जो है जो 71वीं बीपीएससी, उसके अंदर में भी कल देखने के लिए मिल जाएगी। एक लिस्ट आप लोगों को देता हूं, उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। तो अंकलेश्वर जो है ये गुजरात के अंदर में है, ठीक है, ये याद रखना है हमने, भरूच डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के। ठीक है, इसके अलावा जामनगर रिफाइनरी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, रिलायंस की है, ये रिलायंस ऑपरेट करता है इसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आप लोगों की जामनगर रिफाइनरी है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहां पर में है? नुमालीगढ़। तो नुमालीगढ़ जो है ये आसाम के अंदर में है, इसको याद रख लेना है आप लोगों ने, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी आसाम के अंदर में, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहां पर मैं आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, मनाली रिफाइनरी। अब मनाली आप लोग नाम सुन के लगेगा आप लोगों को हिमाचल प्रदेश वगैरह साइड में है करके, नहीं, मनाली रिफाइनरी जो है ये चेन्नई में लोकेटेड है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको हैंडल करता है, मनाली। तो मनाली रिफाइनरी, बाकी बच्चे आंसर लगाएंगे हिमाचल प्रदेश, लेकिन टीचिंग परीक्षा के, बिहार परीक्षा के जो बच्चे हैं वो आंसर लगाएंगे चेन्नई, वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है बहुत बार। नाउ, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब की गई थी? यह भी बताना है आप लोगों ने। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है फ्रेंड्स ये 10 दिसंबर को की गई थी। इसी वजह से मानव अधिकार दिवस, ठीक है, मानव अधिकार दिवस जो है हम कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे।
ओके 10 दिसंबर को मनाते क्योंकि 1948 में इसकी घोषणा हुई थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, इसकी घोषणा की थी कि भाई हमारे भारत, हमारे दुनिया के अंदर में, ठीक है, हर एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसके पास में जन्मजात कुछ अधिकार होते हैं, मानव अधिकार होते हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। इसी वजह से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, 10 दिसंबर को क्या हम लोग मनाते हैं, ठीक है, मानव अधिकार दिवस। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है कब, कौन से इसमें पार्ट, बहुत जल्दी से हम लोग इसको करते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, मौलिक अधिकार किसमें शामिल किए गए हैं। तो भाग नंबर 1 जो है वो भारत का नाम और भारत का जो एरिया है, ठीक है, भारत और का नाम और उसके राज्य, उसकी यूनियन टेरिटरीज, उसके बारे में डील करता है। भाग नंबर 2 जो है ये नागरिकता से डील करता है, नागरिकता से रिलेटेड है। ठीक है, भाग नंबर 3 जो है ये आपका मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, मौलिक अधिकार भाग नंबर 3। ठीक है, भाग नंबर 4 ये डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है आपका भाग नंबर 3। ठीक है, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, ये हम लोगों ने कहां से लिया था, यूएसए का जो बिल्स ऑफ राइट्स है उसमें से लिया था। मतलब मौलिक अधिकार हमने कहां से उधार लिए हैं, यूएसए से उधार लिए हैं। ठीक है, इसको जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा एक्चुअली क्या है ना, मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटेन के अंदर में साइन हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड के जो किंग थे उन्होंने अपने लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि उनको ये अधिकार देंगे। ओके, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो। तो मैग्ना कार्टा अपने आप में एक शब्द बन गया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इंपॉर्टेंट संधि को लेकर या इंपॉर्टेंट प्रॉमिस को लेकर। तो वैसे ही हमारे भारत के संविधान के द्वारा ये प्रॉमिस दिए गए हमको, फंडामेंटल राइट्स हमारे, तो ये हमारे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है, फंडामेंटल राइट्स भाग नंबर 3। तो भारत कौन सा पार्ट हमारे भारत का, भारत के संविधान का कौन सा पार्ट जिसको मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है, तो वो है भारत का जो मौलिक अधिकारों वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 3। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगी फ्रेंड्स। नाउ बंगाल विभाजन की घोषणा कौन सी तारीख को हुई थी। देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा है, ठीक है, ये 63वीं बीपीएससी में आ भी चुका है। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। घोषणा कब हुई थी, ठीक है, और ये लागू कब हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है फ्रेंड्स। तो ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है, शोक दिवस, ये भी आप लोग याद रखोगे। तो 16 अक्टूबर को लागू हुआ था, लेकिन इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और बंगाल विभाजन के समय में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन। लिख दो, एंड्रयूज फ्रेजर उस समय में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने पूरा का पूरा। ठीक है, ये बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 में रद्द हो गया था। ठीक है, 1905 में चला। ठीक है, और रद्द कब हो गया था, रद्द ये हो गया था फ्रेंड्स आपका 1911 में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में रद्द हो गया था। नाउ मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कहां पर में देखो, खिलाफत समिति का गठन किया गया, खिलाफत समिति का गठन। ओके, और इस समिति के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को इलेक्ट किया गया था। तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है कहां पर में ऑर्गेनाइज हुई थी। ठीक है, खिलाफत कमेटी जो है पहले बनी थी, खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था मार्च 1919 के अंदर में, बॉम्बे के अंदर में। ठीक है, बाद में 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी को इस ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का क्या कर लिया गया था, अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो पहले खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनी थी बॉम्बे में पहली बार मार्च 1919 में, बॉम्बे के अंदर में। ठीक है, फिर बाद में नवंबर 1919 में, टू बी स्पेसिफिक 23 नवंबर थी वो तारीख। ठीक है, ये था 20 मार्च, 20 मार्च 1919 को। ठीक है, 23 नवंबर 1919 को जब दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की जब मीटिंग हुई, तो प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया था महात्मा गांधी को। जिसके बाद में एक इंसान था जिसको मिर्ची लगी थी, वो उस इंसान का नाम भी बता देंगे आप लोग। तो मोहम्मद अली जिन्ना को मिर्ची लगी थी कि क्यों महात्मा गांधी को जो है अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो बॉम्बे के अंदर में पहले खिलाफत समिति का गठन हुआ था, फिर ये खिलाफत समिति को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस गठन करने का अधिकार दिया गया। एक जो है बेसिकली सम्मेलन बुलाया गया 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया था। जिन्ना को मिर्ची लगी थी। ठीक है,
जिन्ना ने इसकी मुखालफत की थी, उन्होंने बोला कि भाई महात्मा गांधी को क्यों बनाया, ये तो एक मुस्लिम आंदोलन है, जबकि महात्मा गांधी का ये था बेसिकली कि यार हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, ठीक है, इस वजह से। तो खिलाफत समिति का गठन बॉम्बे में हुआ था 20 मार्च 1919 को, ठीक है। उसके बाद में इस समिति के लोगों ने 23 नवंबर 1919 को दिल्ली के अंदर में एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बुलाई। महात्मा गांधी को भी आमंत्रित किया गया, महात्मा गांधी को बोला गया कि आप अध्यक्ष बन जाओ, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी सोचा कि हाँ, इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिलेगा, भारत की आजादी के अंदर में अगर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो शायद जल्दी हम लोगों को स्वराज मिल जाएगा। तो महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली थी, ठीक है, और जिन्ना को इससे बुरा लगा था। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस किसने किए थे? अब देखिए फ्रेंड्स, शिमला समझौता जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था शिमला समझौता, ये आप लोगों ने याद रखना है। कब हुआ था ये शिमला समझौता? ये 1971 में जो भारत पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसके बाद, उसके अगले साल हुआ, जुलाई 1972 में, ठीक है, जुलाई 1972 में, टू बी स्पेसिफिक 2 जुलाई की डेट थी वो, ठीक है। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। अब शिमला समझौता कहाँ हुआ था? तो शिमला में हुआ था, इसी वजह से शिमला समझौता उसको बोलते हैं, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस समय में भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच में। तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इस शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान के लगभग लगभग हमारे पास में जो 1 लाख जवान पाकिस्तान की सेना के जो हमारे पास में कब्जे में थे, उनको हमने छोड़ दिया, ठीक है, दोस्ती के नाते। ओके, तो जो वॉर प्रिजनर थे उनको हम लोगों ने छोड़ दिया था इंसानियत के नाते, कि इंसानियत उनको रख के करेंगे क्या, यहाँ पर में बिठा के खाना खिलाना है उन लोगों को हमने। तो इंदिरा गांधी ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, एक चीज थी कि ऐसा माना जाता है कि अगर उस समय में ये दबाव ये बन जाता, ठीक है, कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो बैठ जाते थोड़ा समय और वो कश्मीर का मुद्दा भी सुलझा लेते, तो कितना अच्छा होता, आज कितने सारे लोग और मरने से बच जाते, और हम लोग हमारे जो मेन मुद्दे उसके ऊपर में फोकस कर पाते, एजुकेशन पे फोकस कर पाते। आप लोग जो इतने सारे लोग देख रहे हो, आपके बच्चे होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, आप लोग खुद हो, ठीक है, आपकी हेल्थ के ऊपर में ध्यान दिया जा सकता था, आपके एजुकेशन पे ध्यान दिया जा सकता था, बेहतर सड़कें बनाने पे ध्यान दिया जा सकता था, ठीक है। हमारे भारत के अंदर में भी हम लोग जो पैसा इतना सारा वॉर के ऊपर में लगा देते, चाइना हम लोगों को इसलिए धमकाता है क्योंकि उधर में देखिए, आपका अगर किसी और के साथ में दुश्मनी है ना, तो आपका एक और दुश्मन जो है ज्यादा ताकतवर फील करता है, कि उसको पता होता है कि 2 दुश्मन है इसके, तो अगर ये चीज हो जाती तो। लेकिन क्या हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। अब आप लोग सोचेंगे सर फांसी दे दी गई डायरेक्टली प्रधानमंत्री को, वो एक अलग कहानी है पूरी की पूरी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि एक जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, इनके पप्पा जुल्फिकार अली भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो जो थे ना, वो जूनागढ़ रियासत के प्रधानमंत्री थे, भारत की जूनागढ़ रियासत के प्रधानमंत्री थे वो, अंग्रेजों के समय में, आजादी के पहले। इनके पप्पा जुल्फिकार, इनको जो है फांसी दे दी गई थी पाकिस्तान के अंदर में, लिटरली इनको फांसी दे दी गई। वहां पर मिलिट्री रूल लग गया था, ठीक है, वहां पर मतलब आर्मी ने कब्जा कर लिया पूरा, ठीक है। इनके ऊपर में आरोप लगाया गया कि इन्होंने एक इंसान की हत्या करवाई थी, उसके ऊपर में इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। चलिए, तो शिमला समझौता 1972, 2 जुलाई, भारत पाकिस्तान, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। आई थिंक अब आप लोगों को याद रहेंगे नाम अच्छे से। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए? अब आप समझिए यहां पर में ग्राम सभा, ध्यान से समझना आप लोग, ग्राम सभा एक होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत, ग्राम पंचायत का अगर आपको सदस्य बनना है या चुनाव लड़ना है आपने इसका ग्राम पंचायत का, तो कम से कम 21 साल की उम्र आपको चाहिए होती है। लेकिन उससे भी एक पहले होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब, ग्राम सभा का मतलब होता है उस गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उन लोगों का समूह, ठीक है। एक गांव या उस पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं, उनका ग्रुप, वोटर्स, उनकी बैठक ग्राम सभा कहलाती है। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज के अंदर में पहले वो पेड़ के नीचे जो है पंच लोग बैठते थे, और आसपास में जो है वो सारे लोग आकर बैठ जाते थे, कोई अपनी चप्पल पे बैठा है, कोई उधर में बैठा हुआ है, बच्चे उधर खेल रहे हैं। कितने लोगों ने देखा है ऐसा मूवीज के अंदर में, ऐसा सीन आप लोगों ने देखा होगा, है ना? तो फ्रेंड्स, वो होती है ग्राम सभा, ठीक है। तो हर एक वोटर जो है वो ग्राम सभा में जाकर बैठ सकता है, ठीक है, जो वोटर एलिजिबल वोटर है। और वोटर आपको बनने के लिए 18 साल की उम्र चाहिए होती है, तो कम से कम 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए। हाँ, अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो कम से कम 21 साल चाहिए। लेकिन ग्राम सभा का मेंबर तो आप 18 साल में भी बन सकते हो, आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, आप हो गए, बन गए, ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य।
तो ग्राम सभा बेसिकली वो जो बैठते नहीं है कि नीचे में ऐसे लोग बैठे रहते हैं सब, वो ग्राम सभा है आपकी, ठीक है। तो ग्राम सभा ये इलेक्टेड लोग नहीं होते, कोई चुनाव होकर नहीं आता है ग्राम सभा के लोगों का। उस पंचायत के जितने भी चुने हुए लोग हैं, उस पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ग्राम सभा के सदस्य बन गए अपने आप। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। जितने लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे। 2000 लाइक्स के हम लोग पास में पहुंचते जा रहे हैं। जितने भी बच्चों ने कंट्रीब्यूशन दे दिया है वो अपना हाथ ऊपर करके बता देंगे यहाँ पर में। बिल्कुल, भारत के अंदर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये उदाहरण है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। कैसे? यहाँ पर में ग्राम सभा में सारे लोग बैठते हैं और ग्राम पंचायत की मीटिंग को देखते हैं और ग्राम पंचायत से सवाल भी पूछते हैं। तो लोग खुद जाते हैं, खुद सवाल पूछते हैं। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है भारत में। तो भारत में ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, सबसे निचले स्तर के ऊपर में डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब जहां लोग खुद जाके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुद सवाल जवाब कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल है ये ग्राम सभा, ठीक है। तो भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल ग्राम सभा है। चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स, अलग अलग एज आप लोगों को भारत के उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है, ठीक है। 35 साल की एज चाहिए होंगी कम से कम। उसके बाद में राष्ट्रपति के लिए 35 साल, गवर्नर के लिए 35 साल, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल, ठीक है। और पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य बनने के लिए 21 साल, और ग्राम सभा का सदस्य तो 18 साल में बन जाओगे, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है? देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है ऑलरेडी बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आ चुका है, तो डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं इसको। तो 1905 में जो है फ्रेंड्स, भारत के अंदर में जो भारत के पहले जो गवर्नर बन के आए थे, ठीक है, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पुर्तगालियों के पहले वायसराय और पहले गवर्नर बनकर आए थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम था उनका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगाल ने भारत के कुछ इलाकों पे कब्जा किया था ना, तो पुर्तगालियों के पहले गवर्नर कौन थे? जैसे हम अंग्रेजों के पढ़ते, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के ज्यादातर इलाकों पे कब्जा किया था, वैसे ही पुर्तगालियों के पहले जो गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 में, ठीक है। तो इन्होंने नीली जल योजना बनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इनका बोलना था जमीन पे कब्जा तो बाद में कर लेंगे, पहले पानी पे कब्जा करो। मतलब पानी से उस इलाके से आने वाले जो जहाज थे उनसे वो लोग टैक्स वसूला करते थे, बोलते थे ये पानी पर हमारा कब्जा है, ठीक है, हम यहाँ से टैक्स वसूल करेंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रेंड्स, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लेकर आया था, ठीक है। नीले जल की नीति, इसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है कई बार। ओके, तो हिंद महासागर के ऊपर में और अरब सागर के ऊपर में कब्जा मार लिया था इसने, जैसे कि इनके परदादा की है वो पानी आया उधर से और इधर में कब्जा मार लिया, ठीक है। आप लोग भी सोचो, अगर मान लो, ठीक है, आप लोगों को भी कब्जा करना है, तो आप कौन से शहर में रहते हो? है ना, कोई नदी होगी या नाला, नदी नहीं होगी तो नाला होगा, मारो उसके ऊपर में कब्जा, मस्त पैकी एक नंबर, ठीक है। 2 मीटर चौड़ा और, ठीक है, 90 किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा प्लॉट आपका। ओके, तो इसने पानी पे कब्जा मार लिया था डायरेक्टली, ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। कार्टेज सिस्टम भी इसको बोला जाता है कि भाई हमारा हमारा जो है ना वो पास लेकर जाना पड़ेगा, तुमको खरीदना पड़ेगा पास, अगर उससे जाओगे, अदरवाइज नहीं तो हम आपके जहाज को बमबारी से गिरा देंगे या डुबा देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आज रात में फ्रेंड्स 8 बजे बिहार परीक्षा के ऊपर में आप लोगों की क्लास होने वाली है, पता है ना आप सभी लोगों को? पता है या नहीं पता है आप लोगों को? जल्दी से एक बार लगा भी देंगे यहाँ पर में। बाबा बुलडोजर चला देंगे, अरे नाले पे कौन सा बुलडोजर चलाएंगे वो रुचि। चलिए, 6 लाइक्स हम लोग दूर है 2000 के टारगेट से। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो प्लीज इसको याद रखना है, 1946 में। अंग्रेज जब छोड़कर जाने वाले थे तो उन्होंने बोला कि भाई हम भारत को क्या करेंगे, अंतरिम, ठीक है, एक ऐसी ही सरकार हम बनाकर दे देंगे उनको, ठीक है, भारतीय लोगों को, जो कि बेसिकली ट्रायल बॉल की तरह धीरे धीरे पावर ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। तो 2 सितंबर, ठीक है, 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था। प्लीज इसको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका। 2 सितंबर 1946 को कर दिया गया था। और
स्टार्टिंग के अंदर में तो केवल कांग्रेस के लोग ही इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद में ये इस तरीके से कुछ दिखने लगी थी हमारे भारत की अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, आजादी के पहले। ठीक है, तो 26 अक्टूबर, ये 2 सितंबर की बात है जब ये बनी थी स्टार्टिंग में 1946 में। पहले इंडियन मुस्लिम लीग शामिल नहीं होना चाहती थी। ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को जो है मुस्लिम लीग जो थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके सदस्य भी इसमें शामिल हुए थे, 5 सदस्य। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, मतलब आजादी के पहले की। ओके, आजादी के बाद में फिर इसका स्ट्रक्चर, ये आजादी के दिन 15 अगस्त को ये खत्म हो गई। ठीक है, 15 अगस्त को ये बंद हो गई और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने फिर से शपथ ली। ये इंटरिम गवर्नमेंट थी बस 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक। ओके, 1 साल से भी कम समय तक ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर। तो आज जो है फ्रेंड्स हम लोग ये रिवीजन करने वाले हैं पूरी की पूरी। इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर में ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि लेकिन हमने तो सुना है कि भारत के आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अरे भाई, आजाद भारत के ना 15 अगस्त के बाद से, ठीक है, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। कब? जब इंटरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार के समय में। अब बात को समझो आप लोग, क्या हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अंदर में आपको क्यों नहीं दिखेंगे? ठीक है, इसीलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक शर्त रख दी थी कि हम इस इंटरिम गवर्नमेंट में तभी शामिल होंगे जब जितने भी मुस्लिम्स इसके अंदर में है वो सारे मुस्लिम लीग के होने चाहिए। मतलब नहीं कि एक जिद पकड़ लेता कोई हट धर्मी बच्चा, उस टाइप का। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद एक सेंसिबल, ठीक है, एक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मेरे त्याग करने से अगर मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट में आ जाती है और हमारे देश को अखंड रखने का थोड़ा भी मौका मिलता है, हम लोगों को थोड़ा भी अगर कुछ एक बनता है कि हमारा भारत जो है वो उसका विभाजन नहीं होगा, तो उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने त्याग कर दिया था उस समय में। क्यों? क्योंकि वो जिन्ना, ठीक है, जिद पकड़ के बैठा था कि नहीं, जिन्ना और उसका चंगू था एक लियाकत अली, इधर में भी है। ओके, लियाकत अली कहा गया भाई, लियाकत अली ये वित्त मंत्री। ये दोनों के दोनों बहुत ही अत लेवल के वो थे। इन्होंने बोला कि जितने भी मुस्लिम्स इस इंटरिम गवर्नमेंट में होंगे वो मुस्लिम लीग से ही होंगे। ठीक है, तो लियाकत अली इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर में मुस्लिम लीग की तरफ से वित्त मंत्री बने थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा आज शाम में भी। 71वीं जो है हम बीपीएससी प्लस टीआरई 4 दोनों से रिलेटेड आप लोगों का ये सेशन रहेगा। ठीक है, ये जिन्ना को सर हर बार मिर्ची क्यों लगती थी, पता नहीं यार क्यों लगती थी उसको। वैसे तो उसको डायबिटीज भी थी, ठीक है, टीबी की बीमारी भी हो गई थी उसको बाद में। ठीक है, सिगरेट बहुत पीता था। अभी क्या क्या बताऊं मैं आपको उसके बारे में। मतलब हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर में देश बांटा। खुद एक पारसी जो लड़की थी 42 साल की उम्र में 17 साल की लड़की से शादी हुई थी। ये तब, ये मैं बता रहा ना आपको, ये नेता लोग जो होते हैं ना सारे के सारे, इनको सिर्फ राजनीति, और ये सिर्फ उसकी बात नहीं, ये हर किसी की बात है। ठीक है, हर किसी की बात है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सिख ईसाई के नाम पे लड़ाते रहते हैं। और खुद की शादी एक पारसी लड़की से हुई थी। ठीक है, और हमारे देश के अंदर में ऐसे कई सारे नेता है। ठीक है, कई सारे नेता है जो केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं और उनकी खुद की जो है वो उनके बच्चों की शादियां या ये है उनके रिलेशन या पर्सनल लेवल के ऊपर में वो है। एक सुब्रमण्यम स्वामी करके एक है, उनकी खुद की बेटी की शादी मुस्लिम पर्सन से हुई हुई है, लेकिन वो कितना जहरीला बोलते हैं सब उसके बारे में। वैसे ही कई सारे मुस्लिम नेता है, कई सारे सिख नेता है, ईसाई नेता है, वो सब केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं और आपको हम सबको लड़ा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। चलिए कोई बात नहीं, अपना क्या अपन को क्या, अपन को तो सिर्फ पढ़ने का है। ठीक है, तो शाम में हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। ठीक है, 71वीं बीपीएससी और टीआरई 4 इसके ऊपर में हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सेशन को लाइक कर दीजिए और बिहार परीक्षा सर्च कर लीजिए। अभी जाइए और बिहार परीक्षा सर्च करिए आप लोग, सभी के सभी लोग, और उस सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और 8 बजे एग्जैक्ट जुड़ जाना है आप सभी लोगों ने। ठीक है,
चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल मैं आप लोगों को 71वीं बीपीएससी का जैसे पेपर आता है वो पेपर भी आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।